क्या आप जानते हैं कि एग्जामिनर जब शब्द चैप्टर से सबसे मुश्किल सवाल बनाता है तो 90% स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं? वो शब्दों के वर्गीकरण में उलझ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनंत हिंदी पर। आज हम शब्द विचार के पार्ट 2 में उन इम्पोर्टेंट शब्द के भेदों को कवर करेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे जरूर देख ले ताकि आज की क्लास आपको और भी आसान लगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने शब्दों के वर्गीकरण करने के आधार देखे। उसमें हमने देखा कि जो शब्दों का वर्गीकरण करने के आधार होते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा जो आधार होता है वो होता है विकार या प्रयोग के आधार पर और चौथा होता है अर्थ या सार्थकता के आधार पर। इनमें से हमने जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हमने कवर कर लिए थे। आज हम आज हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद हम आज करने वाले हैं। जो रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं वो। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो बनावट के आधार पर शब्दों के ये 3 भेद किए जाते हैं। ये इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी शब्द, कोई भी जो शब्द होता है उसके टुकड़े करते हैं तो उन टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो ये रूढ़ शब्द होते हैं इनका निर्माण नहीं किया जा सकता, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ आपको। मैंने लिखा कल। अब जब हम इसको टुकड़े करेंगे तो बनेगा क धन ल। अब इसके टुकड़े करने के बाद हमने देखना है कि जो इसके टुकड़े हमने किए हैं क्या उनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ निकल रहा है। ना तो यहाँ पर क का कोई अर्थ है और ना ही ल का कोई अर्थ है, इसीलिए कल क्या है? एक रूढ़ शब्द है। इसी तरह से खर को आप ले लीजिए। जैसे ख प्लस र, ना तो यहाँ पर घ का कोई अर्थ है और ना ही र का कोई अर्थ। तो जिन शब्दों के टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द रूढ़ कहलाते हैं। इनकी परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं कि जब किसी शब्द के टुकड़े करने पर किसी भी टुकड़े का कोई अर्थ ना निकले तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अथवा या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिनका निर्माण नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कल, खर, हवा, पानी, ऐसे शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द है। अब जो दूसरा इसका भेद है वो है यौगिक शब्द। यौगिक, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, यौगिक यानी योग। ये किसी ना किसी दो शब्दों के योग से इनको जोड़कर ये बना होता है। जैसे एग्जाम्पल में विद्या प्लस आलय क्या बन जाता है हमारा? विद्यालय। तो यहाँ पर जो विद्या है इसका भी एक अर्थ है और आलय है इसका भी एक अर्थ है। जब हमने दो शब्दों को जोड़ा तो एक नया शब्द बना विद्यालय, जिसका अपना एक अर्थ है। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि दो या अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर जो शब्द बनेंगे वो कैसे बन सकते हैं? वो उपसर्ग लगाकर बन सकते हैं, वो प्रत्यय लगाकर बन सकते हैं शब्द। संधि के नियमों से उन्हें बनाया जा सकता है। संधि, समास,
समास में सिर्फ बहुव्रीहि को छोड़कर, बहुव्रीहि के नियम से यहाँ पर नहीं लागू होता है। और एक होता है अनुरणात्मक, अनुरणात्मक शब्द। ये शब्द क्या होते हैं ये आपको मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। अनुरणात्मक शब्द तो ऐसे शब्द जो उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि समास के नियमों से बने हों या अनुरणात्मक शब्द हों, ऐसे शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। समाज, समाज में हमने एक प्रत्यय जोड़ा तो एक नया शब्द बना सामाजिक, तो सामाजिक क्या है, एक यौगिक शब्द है। ऐसे ही मानव प्लस ता, एक नया शब्द बना मानवता, जो क्या है, एक यौगिक शब्द है। तो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सब के नियमों से बने शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा भेद है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो योग रूढ़ है वो कैसे बना है, योग प्लस रूढ़ से। तो आप क्या कहेंगे कि इसमें एक शब्द का अर्थ होता है और दूसरे का नहीं होता, ऐसा नहीं है। जैसे ये भी यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन जब ये ऐसे शब्द होते हैं जब हम दो या अधिक शब्दों को जोड़ते हैं तो वे एक नया शब्द बनाते हैं, और जो नया शब्द जो बनता है वो किसी तीसरे शब्द की तरफ ही इशारा करता है, उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे नीलांबर, नीलांबर कैसे बना है, नीला प्लस अंबर, इन दो शब्दों को जोड़कर क्या बना है, नीलांबर। लेकिन जो नीलांबर होता है ये किसे इंगित करता है, यानी ये कौन होता है, तो जिसके नीले कपड़े होते हैं, और वो कौन है, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को नीलांबर कहा जाता है। ऐसे ही लंबोदर, लंबा प्लस उदर, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों का ही अपना अर्थ है, लंबा का भी और उदर का भी। उदर का मतलब होता है पेट। लेकिन जब भी हम लंबोदर नाम सुनते हैं तो हमारा ध्यान किस तरफ चला जाता है, लंबोदर सुनते ही हमारा ध्यान चला जाता है गणेश जी की तरफ। तो जो लंबोदर है वो दो शब्दों के योग से बना है, इसलिए यौगिक शब्द है, लेकिन वो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, इसीलिए वो क्या है, योग रूढ़ शब्द है। तो इसके जो परिभाषा होगी उसमें हम लिखेंगे कि सभी यौगिक शब्द जो तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, वो सभी यौगिक शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि जो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण या सभी शब्द कौन से शब्द हैं, वो क्या होते हैं, वो योग रूढ़ होते हैं। तो ये है हमारे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद, जिनमें आता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। अब जो तीसरा शब्दों के वर्गीकरण का जो तीसरा आधार है वो है विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। जो विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो विकार या प्रयोग के आधार पर जो शब्द होता है, शब्दों के जो भेद होते हैं वो होते हैं दो। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी और अविकारी शब्दों के भी आगे वर्गीकरण किया गया है। जो विकारी शब्द हैं इसके आगे भेद किए गए हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये जो चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द के भेद हैं। और अविकारी शब्द के भेद में आता है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, और जो चौथा भेद है वो है विस्मय बोधक। तो ये अविकारी शब्दों के भेद हैं। अविकारी शब्द को ही अव्यय भी कहा जाता है। चलिए इनको देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ। जैसे लड़का इधर आया,
लड़की इधर आई और लड़के इधर आए। तो जो दूसरा जो सेंटेंस मैंने लिखा, वाक्य मैंने लिखा, इससे मैंने जो संज्ञा है उसका लिंग बदल दिया, लड़का से मैंने लड़की कर दिया, और तीसरे वाक्य में मैंने इसका वचन बदल दिया, पहले सेंटेंस का उसको बहुवचन बनाकर लिख दिया। तो आपने देखा होगा जब मैंने लड़का लिखा तो उसके साथ आया शब्द आया, क्रिया ये आई। जब मैंने उसका लिंग बदला तो इस लिंग बदलने के साथ ही जो क्रिया है, क्रिया भी बदल गई हमारी, और जब मैंने वचन बदला तो वचन के साथ क्रिया भी बदल गई। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, क्रिया, काल, कारक और पुरुष, जो सर्वनाम के भेद में होता है पुरुष आदि, इनके आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है, और अगर परिवर्तन नहीं होगा तो वो होगा अविकारी शब्द। इनके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, विकारी यानी जिसमें परिवर्तन आ जाता है, और अविकारी यानी अविकार प्लस ई प्रत्यय यानी जिसमें परिवर्तन नहीं होता। आपने यहाँ पर देखा होगा जो पहला शब्द है ये परिवर्तित हो गया, जो लास्ट वाली जो क्रिया है, संज्ञा परिवर्तित हुई, क्रिया परिवर्तित होगी, लेकिन जो ये इधर शब्द है ये परिवर्तित नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये एक अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, और जो संज्ञा है और क्रिया है ये क्या है, ये विकारी शब्द है। तो जो विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये अपने आप में एक पूरे पूरे चैप्टर है, इनको हम बाद में कवर करेंगे। और अविकारी शब्द ये भी एक अलग से चैप्टर है, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे चौथे आधार की, जो है अर्थ या सार्थकता। अर्थ या सार्थकता के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो जो अर्थ या सार्थकता के आधार पर मैं बात करूं तो इस आधार पर भी शब्द को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। जब मैं इनकी संधि विच्छेद करती हूँ तो यहाँ पर बनता है स प्लस अर्थक, यानी जिनका कोई अर्थ है, अर्थ के साथ। और यहाँ पर जब मैं संधि विच्छेद करती हूँ तो यहाँ पर बनता है निरर्थक, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब जब भी हमारी जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम, आपने कभी देखा होगा, हम ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं जो निरर्थक होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे रोटी वोटी, चाय वाय, पानी वानी। ये सभी जो वोटी, वाय, वानी, ये सभी क्या है, निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जो निरर्थक शब्द होते हैं इनके आगे कोई भेद नहीं किए जाते, लेकिन जो सार्थक शब्द हैं इसके आगे विद्वानों ने चार भेद किए हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा समानार्थी जिसे आप पर्यायवाची भी कहते हैं, और चौथा है विलोमार्थी, यानी विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द जिन्हें कहते हैं। एकार्थी शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, और अनेकार्थी जिनके बहुत से अर्थ निकल जाते हैं। समानार्थी यानी ऐसे शब्द जिनके अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही निकलता है, ऐसे शब्द समानार्थी होते हैं। और विलोम शब्द जो उल्टा अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो इनको हम बाद की आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे, यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारे शब्दों के वर्गीकरण करने के आधार, और उन आधारों को, शब्दों को आगे कितने भागों में बांटा गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो अनंत हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।